तो आज जो है हम कल्चर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जिस तरह आप लोगों को इसका आइडिया भी है कि जो कल्चर्स हैं उसके लिए कल्चर एनवायरमेंट वो क्या होता है, फिजिबल होना चाहिए। उसके लिए वो मीडिया है, वो जिस टाइप का उसको मीडिया चाहिए होता है आप उनको प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक मीडिया ना। तो ये उनके लिए कल्चर कंडीशंस होती है। अब जो सूटेबल वेसल्स उनके लिए, अब फ्लास्क में आप उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। फ्लास्क में जिस तरह पर कुछ कल्चर इस तरह होते हैं जो सस्पेंशन कल्चर होती है ना, उसके लिए जो है हम ओपन फ्लास्क, बड़े वाले फ्लास्क यूज करते हैं ताकि प्रॉपरली वो क्या हो, उसको शेकर पे भी रखते हैं। आप लोगों ने कुछ कल्चर इस तरह देखे होंगे कि शेकर इंक्यूबेटर में रखे होते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो शेकर इंक्यूबेटर में हम शेकिंग पे रखते हैं, इसका कोई उनको फायदा है? अच्छा, और क्या चीज होमोजेनाइज होता है? अच्छा, और मजीद इससे बेहतर जी, ग्रो सही करते हैं। और बेसिक ये जो शेकिंग है इसका कोई आप लोगों को आइडिया है कि जो शेकिंग पे हम उसको रखते हैं कुछ कल्चर्स को? अच्छा, ये जो शेकिंग होती है ना, इसमें ये होता है, देखो ना, अगर वो स्टैटिक होंगी तो अब एक जगह पे एक सेल जो है फॉर वो बॉटम में है, बॉटम में वो न्यूट्रिएंट को यूज करेंगे, मेटाबोलाइट को रिलीज करेंगे, तो अदर मेटाबोलाइट्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस रीजन में, ठीक है। सरफेस पे कम होगी लेकिन बॉटम में क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूट्रिएंट्स बॉटम में कम होंगे क्योंकि वो रेगुलरली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और सरफेस पे ज्यादा होंगे। ऑक्सीजन सरफेस पे ज्यादा होगी, अंदर बॉटम पे कम होगी क्योंकि उधर वो एक्टिवली मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तब अगर हम शेकिंग पे रखेंगे तो न्यूट्रिएंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अगर वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर वो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है जो शेकिंग पे हम रखते हैं ना, शेकन इंक्यूबेटर में शेकिंग पे रखते हैं सैंपल ना, वो ये होता है इस वजह से वो जो है एफिशिएंटली ग्रो करते हैं कि उनको ये सारी चीजें इक्वल अमाउंट में मिल रही होती हैं। कहीं पे स्ट्रेस, जिस तरह स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है ना, हम एक ब्रॉड कल्चर को एक स्पेसिफिक उस पे रखते हैं ना, इस तरह हमारे पास एक फ्लास्क है, इसको हम इस तरह रखते हैं ना। तो अब फॉर एग्जांपल ये इधर जो है हमारे पास सेल्स हैं, बॉटम में है ना, ऊपर नहीं है, ये इधर सेल ने ग्रो कर लिया। अब इसके करीब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो ऑक्सीजन होगी, वो यूटिलाइज करेंगे, साथ में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी रिलीज करेंगे, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो अब इधर एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है कि नहीं? है ना। और इधर वाफर मिकदार में न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, कोई स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं है। तो अब सेल तो स्ट्रेस में है, वो इतना एफिशिएंटली ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर ये शेकिंग पे होंगे तो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली क्या होंगी, मिक्स होंगी, उनके लिए एनवायरनमेंट सेम होगा। तो इस वजह से जो शेकिंग पे हम रखते हैं उनके लिए वो बेहतर होता है ना। तो ये सूटेबल सबस्ट्रेट मीडियम वगैरह उनके लिए मीडियम भी चाहिए। इसके अलावा और रिक्वायरमेंट्स देखें, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी उनको चाहिए, जिसमें अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी उनको चाहिए, हार्मोन्स, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर एरोबिक कल्चर्स हैं, अगर उधर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एनारोबिक एनवायरनमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है जबकि एरोबिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट है, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर, ये मेंटेन होना चाहिए। जिस तरह आप लोग मीडिया बनाते हैं उनका पीएच चेक करते हैं,
ठीक है। आप कहते हैं कि 7.2 उनका हम पीएच रखते हैं, वो क्यों कि उस एनवायरनमेंट पे होने के लिए ये ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होता है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर की नाम सुने हुए हैं? ठीक है, माशाल्लाह से आप तो रिसर्च स्टूडेंट है ना? अच्छा, तो ये चीजें उनको ये अच्छा। इसके अलावा जो है फिर हमारे पास 2 टाइप्स के कल्चर आ जाते हैं, जिसमें एक एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं। एंकरेज मीन्स कि वो सॉलिड सरफेस के साथ जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को एंकर कर देते हैं या अटैच कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स इस तरह भी होती हैं कि वो एंकर्ड नहीं करती, बल्कि वो सस्पेंशन में रहना पसंद करती हैं, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में होती हैं। तो हमारे पास इस तरह की भी सेल लाइन्स हैं कि वो एंकरेज डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, अपने आप को सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देती हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह के जो हमारे पास सस्पेंशन में भी होते हैं। तो इसमें भी कुछ आगे कुछ टाइप्स हैं सेल की ना। अच्छा, ये फिर आगे इधर तो क्रायो प्रिजर्वेशन आ गया। क्रायो प्रिजर्वेशन में ना ये हमने डिस्कस भी किया था। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन पे मींस के अबव -100 -30 या इससे भी बिलो टेम्परेचर पे हम उसको क्या कर देते हैं। लेकिन इधर जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, इधर आप लोगों को पता है कि जैसी टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वाटर किस में चेंज होता है, आइस में। क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स जो है ये डैमेजिंग होती हैं, ये सेल को डैमेज करती हैं, आपके जो है जीनोम को, क्रोमोसोम्स को डैमेज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं। अब अगर वो न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं तो सेल प्रोलिफरेट होगा, फिर आगे डेथ हो जाएगी ना, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आइस क्रिस्टल्स जो हैं ये अनडिजायरेबल हैं। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं या डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या ग्लिसरॉल, ठीक है। मोस्टली ये जो आप लोग लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, इसमें आप लोग क्या करते हैं, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसर्च पेपर में, कोई कहते हैं कि 15%, कोई कहते हैं 20%। इसका नाम सुना हुआ है कि नहीं? नहीं सुना है? अच्छा, ये जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं ना, तो प्रिजर्वेशन में मोस्टली जो है हम कहते हैं ना, मोस्टली अगर जो स्टूडेंट वगैरह करते हैं ना प्रिजर्वेशन, तो हम उनको कहते हैं कि 15% ग्लाइसरॉल जो है ये ऐड कर लें, तब कि जब वो ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। अगर नीचे है 4 डिग्री सी पे रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे तो उस पे खैर है, उस पर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब फ्रीजिंग पे लेके जाते हैं तो अगर जो है अब वाटर जो है वो क्रिस्टल बन जाएगा। अब जब क्रिस्टल बन जाएगा तो इससे सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। उस क्रिस्टल आइस क्रिस्टल से बचाने के लिए फॉर्मेशन से सेल के अंदर हम फिर डीएमएसओ या ग्लिसरॉल को यूज करते हैं, लेकिन वो भी एक खास परसेंट में, जिस तरह 15% हम यूज कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अब सेल डैमेज नहीं होंगे और वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाएंगे। और ये ग्लिसरॉल जो है उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, सोर्स ऑफ कार्बन भी है, ठीक है। तो तकरीबन कोई अबव 1 ईयर्स तक हम इनको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। उसके बाद वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिस तरह हम 4 पे हम कहते हैं कि 1 ईयर तक कर सकते हैं। तो जितना टेम्परेचर लो होगा उतनी ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी, ज्यादा अरसे तक हम उनको प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और इसमें मोस्टली जो टेम्परेचर है -130 डिग्री से या इससे भी बिलो हम जाते हैं, ठीक है। एक नवीन वीडियो वाला सुना है क्रायोनिक्स, उसमें ह्यूमंस को भी प्रिजर्व किया जाता है, ह्यूमन डेड बॉडीज को लिविंग लो टेम्परेचर पे। अच्छा, थोड़ा खैर इसको इलेबोरेट कर दें अगर आपने इस बारे में पढ़ा है। वो ऐसे है कि वो कहते हैं कि हमारी बॉडी को
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया जाए और इतने सालों बाद दोबारा फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर एक्टिवेट कर दिया जाए। इस तरह का बस टेस्ट करने में थोड़ा सा मिला था, बाकी ज्यादा इसमें काम नहीं। ये कंसेप्ट होंगे ना? कंसेप्ट नहीं है ये, एक डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्री थी छोटी सी, इन्होंने के कुछ लोगों ने अपने आप को करवा भी दिया। अच्छा, उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व किया है। अच्छा, अब देखें वैसे बॉडी डेड बॉडीज को प्रिजर्व करते हैं नॉर्मली। आप लोगों को ये तो आइडिया है कि मोस्टली जो बाहर मुल्कों में उनके कुछ कवानीन इस तरह हैं कि उधर वो टाइम ज्यादा लेते हैं, तो अगर कोई बंदा मर जाता है तो उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, फिर आगे जो है उनको बाद में शिफ्ट कर देते हैं ना। ये तो सुने, लेकिन लिविंग बॉडीज का मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है कि एक बंदा जो है वो अगर वो इसको अपने आप को स्टोर कर ले, प्रिजर्व कर ले, तो वो तो फिर मींस हाँ, एक इंटरेस्टिंग वो है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल कल्चर्स, जो सेल्स हम कल्चर करते हैं ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल, लिम्फोब्लास्ट लाइक जो है ये सेल्स होती हैं। अब जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, इस तरह की इनकी मॉर्फोलॉजी होती है ना, ये टाइप ऑफ ये सेल जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, खुसन जो कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। कोलेजन प्रोटीन्स का नाम सुना है? ये फाइब्रोब्लास्ट जो है कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं ना। ये बाइपोलर, मल्टीपोलर, इस तरह ये इनका शेप होता है लैंग्वेज से। और ये क्या करते हैं, अटैच्ड यानी एनकरेज डिपेंडेंट होते हैं। हमने पीछे एनकरेज डिपेंडेंट को पढ़ा ना, तो ये एनकरेज डिपेंडेंट होते हैं। फिर एपिथेलियल लाइक ये जो है पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल मींस जो उनके जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल वो देखे हुए हैं। ये जो है, ये जो ज्योमेट्रिकल टाइप के शेप्स होते हैं इसको पॉलीगोनल शेप्स कहते हैं। इस टाइप के ना, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप के आपको शेप्स नजर आएंगी ना। तो ये जो है एपिथेलियल लाइक होती हैं। ये जो है कहते हैं कि अटैच टू सेपरेट, ये भी जो है एनकरेज डिपेंडेंट होती हैं। और ये जो लिम्फोब्लास्ट लाइक है ये क्या है, एनकरेज डिपेंडेंट नहीं है बल्कि एनकरेज इंडिपेंडेंट है। इसको हम सस्पेंशन में ग्रो करते हैं, सेल सस्पेंशन में। ठीक है, तो ये इनके टाइप हैं कि कौन से एनकरेज डिपेंडेंट हैं और कौन से एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स होती हैं। अच्छा, फिर एप्लीकेशन जो है इसकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल सेल्स की मेटाबॉलिक स्टडीज को स्टडी करते हैं, या फॉर एग्जांपल एजिंग को करते हैं कि सेल्स जो है वो कितने टाइम तक डिवाइड हो सकता है, उसका लाइफ स्पैन कितना हो सकता है। ये इसमें हम इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा ड्रग या टॉक्सिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं कि सेल पे उनका क्या इफेक्ट हो सकता है, टॉक्सिक कंपाउंड्स का ना। म्यूटाजेनेसिस देखते हैं सेल्स में। ये इवन कार्सिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स को हम कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनेसिस उनको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ड्रग स्क्रीनिंग, डेवलपमेंट, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, सारा वैक्सीन्स हैं। मोस्टली आप लोगों ने सेल कल्चर वैक्सीन्स का सुना है। मोस्टली जो वायरल वैक्सीन्स हैं ये सेल कल्चर्स के थ्रू डेवलप होती हैं। ठीक है, या थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स हैं। थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों के ख्याल में, जिस तरह इंटरफेरोन्स हैं और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मिनोजेंस, इंसुलिन, ये सारे जो है क्या है, थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स हैं।
ठीक है, तो ये जो है सारे हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है इनकी एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस में ये के फायदे हैं कि हमें जो डिजायरेबल हमारे जो डिजायरेबल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वो वैक्सीन हैं, वो प्रोटीन्स हैं, थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स ना, तो ये हमें जो है इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन जो है वो जिस तरह हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह एम्ब्रियोनिक जो एग सेल्स हैं उनसे उनको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें फिर थोड़े बहुत जो उनके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि बाज़ औकात उसमें जो है एलर्जेंस भी डेवलप होते हैं। मोस्टली आप लोगों को पता है ना कि एल्ब्यूमिन वगैरह ये प्रोटीन थोड़े एलर्जिन भी होते हैं, सारों को नहीं, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स को। जिस तरह बाज़ औकात आप लोगों ने कुछ लोगों से सुना होगा कि वो अंडा नहीं खा सकते, उन पे जो एलर्जी टाइप है उनको, तो इस तरह के ये वैक्सीन जो एक एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं तो उनके ये कुछ डिसएडवांटेजेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसके बरक्स ये जो टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू हम जो वैक्सीन वगैरह डेवलप करते हैं तो वो क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं ज्यादा, उसमें ये फिर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो ये था इंट्रोडक्शन। अब सेकंड जो है हम फिर जाएंगे उस पे लैब रिक्वायरमेंट्स पे ना। ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। अच्छा, सेल कल्चर लेबोरेटरी, आप लोगों को ये स्लाइड शो हो रहा है? यस सर। यस सर। इस वजह से पूछ रहा हूँ कि कल जो है हमने सिर्फ कोर्स कंटेंट ही इनको नजर आ रहे थे और इन्होंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, लैब में काम करने के लिए एसेप्टिक एरिया बहुत जरूरी है, वो क्यों? हाँ, कंटेमिनेशन से बचने के लिए, और इसके लिए आप लोग जो एसेप्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो उनके लिए हम क्या वो करते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकते हैं? अच्छा, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुड, लेमिनर फ्लो हुड, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस तरह आप लोग काम, अगर हुड खराब है तो आप लोग कहेंगे कि बस हमारा काम भी रोक किया है कि नहीं? तो हुड जो है वो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सेफ्टी आपको, या आप लोग कहते हैं जिस तरह आप लोग का ऑटोक्लेव अगर खराब है, ठीक है, ऑटोक्लेव खराब है तो आप लोग का काम रुक जाता है ना। तो ये वो इस वजह से कि एसेप्टिक कंडीशंस फिर मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, तो इस वजह से जो है जब हम लैब में काम करते हैं या फिर जो सेल कल्चर लेबोरेटरी है तो इसके लिए हमें एसेप्टिक वर्क एरिया चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है कहते हैं कि जो हमारे पास अगर टिश्यू कल्चर एक लैब है ना, तो उसमें हमारे पास जो है फिर एक सेपरेट रीजन होता है इस तरह कि उसमें हम अपने काम को सेफली एसेप्टिक एनवायरनमेंट में, जिस तरह एक लैब है, जिस तरह आप लोग एक पूरा एक बड़ा लैब है, लेकिन एक लैब में फिर एक पोर्शन इस तरह भी होता है जिसमें आप लोग अपना काम करते हैं। वैसे ना ये जो बड़े लैब्स होती है ना, उसमें फिर सेपरेट रीजन्स होती है, इवन जहां पे हुड रखा होता है ना। अब हमें तो इस वजह से आइडिया नहीं है कि हमने तो, हमारा जो लैब है हम जाते हैं तो सब कुछ ओपन पड़ा होता है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, लेकिन इवन जो पीसीआर रूम भी आप लोगों ने देखे होंगे, एक जगह पे एक्सट्रैक्शन होती है,
एक जगह पे सैंपल प्रोसेस होता है, एक जगह पे एक्सट्रैक्शन होती है, दूसरी जगह पे उसकी पीसीआर अलग से एक जगह में एक रूम में रखा होता है, उधर उनकी एम्प्लीफिकेशन होती है, पीसीआर को रन करते हैं ताकि कंटेमिनेशन मिनिमम हो, ठीक है, कोई कंटेमिनेशन ना हो ना। इस तरह फॉर एग्जांपल जो हुड जहां पे रखा होता है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि वो एक सेपरेट जगह पे रखा होता है, ठीक है, कि कंटेमिनेशन जो है, अब इवन हम आप लोग जब चलते भी है ना, इस तरह वॉक करते हैं तो नीचे जो पार्टिकल्स हैं ये उड़ते हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज भी होता है, पार्टिकल साइज अपना, तो पार्टिकल्स ऊपर उड़ते हैं, तो अब जितना उसका साइज स्मॉल होगा पार्टिकल्स का ना, उतना जो है वो हवा में सस्पेंडेड रहेगा उतने टाइम के लिए। अगर आप तेज वॉक करते हैं तो उसमें फिर लार्ज पार्टिकल्स भी ऊपर उठ जाते हैं, जिस तरह आपको कहते हैं ना कि डस्ट उठ रहा है, लेकिन अगर बहुत सारे भारी पार्टिकल्स हैं वो आप लोगों ने कभी देखा हो कि जब सनलाइट रे एक कमरे में आती है तो अब उधर आप ऑब्जर्व कर लें, कभी देखा हुआ है जब लाइट की किरण रे आती है ना तो उसमें कितने जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं। अब इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया या वायरसेस अटैच होते हैं या स्पोर्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो हैं आपने काम किया और बड़े खुश हैं कि मेरा जो है काम काफी सेफ हुआ है, लेकिन अब ये एक पार्टिकल इधर गिर गया, इधर इस पे प्लेट पे गिर गया ना, तो अब ये कोई स्पोर है, फंगल स्पोर है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो कंटेमिनेशन है, ठीक है, कंटेमिनेशन है जो अनवांटेड है, ये नहीं आना चाहिए, तो ये जो है अब इस वजह से उधर जो है फिर अपने सेक्शंस होते हैं लैब्स में, तो इस तरह का जो है वो एसेप्टिक काम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उनके लिए वही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो एनवायरनमेंट क्या हो, जर्म्स फ्री हो, ठीक है, एसेप्टिक हो, जहां पे हम क्या करते हैं कि प्रॉपर उसको हैंडल करते हैं, उनकी इंक्यूबेशन स्टोरेज ऑफ कल्चर, तो ये जो है हम उसको मेंटेन रखते हैं ना। इसके अलावा हाँ कहते हैं कि मोस्ट सिंपल और मोस्ट इकोनॉमिकल जो है वो हमारे पास ये है कि हम क्या कर लें, सेल कल्चर हुड या उसको हम बायोसेफ्टी कैबिनेट की कहते हैं, ये हम प्रोवाइड कर लें, ठीक है। अब फिर जो हुड है ना, इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो कंटेमिनेशन वगैरह होती है या जो स्प्लैशेस या एरोसोल्स पैरोसोल जनरेट होते हैं, ठीक है, उससे जो है अपने आप को भी बचाना होता है और जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसको भी बचाना होता है, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास टाइप्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब जो हमारे लैब में पड़ा हुआ है नीचे आप लोगों के ख्याल में वो कौन सा होगा, 1, 2 या 3? सर वो 1 है। अच्छा, और 1 के जो बच्चे कह रहे हैं कि 1 है वो रेस हैं, 1 है, और जो 2 का कहते हैं वो का कोई नहीं है, वैसे ये 2 है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है लेकिन 2 है, वो क्यों, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। अब क्लास 1 को देखें, क्लास 1 की जो कंडीशंस हैं वो क्या कहते हैं कि जो क्लास 1 हुड्स हैं ये ऑफर सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू द लेबोरेटरी पर्सनल, आप जो काम कर रहे हैं आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ में जो है एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं व्हेन यूज्ड विद गुड मेथोडोलॉजिकल टेक्निक्स, आपको और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट डू नॉट प्रोवाइड कल्चर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेमिनेशन। अब
आपका जो कल्चर है उनको ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन जो लैब में पड़ा हुआ है ये आपके कल्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? आप लोग इसी वजह से तो उसमें काम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेफ हो, तो ये टाइप 1 में आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ना इसका वो ये इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए एयर जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ, यानी आप भी प्रोटेक्टेड हैं, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आ रही, आप भी प्रोटेक्टेड हैं और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो प्रोडक्ट है इधर वो प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि एयर बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। ठीक, अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है ना, इसको नेगेटिव प्रेशर की कहते हैं। नेगेटिव प्रेशर, ये जो क्लास 1 है ये इधर जो है नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है। नेगेटिव प्रेशर मींस बाहर से अंदर की तरफ आना, ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्रेशर ना। तो अब देखें कि अगर दूसरा हुड भी है लेकिन वो भी जो है इस वजह वो तो उसके अंदर भी हम इस वजह से काम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेफ हो कि नहीं। हम अपना ख्याल नहीं रखते लेकिन प्रोडक्ट का सेफ ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास 1 है ना, इसका जो प्रिंसिपल है कि ये आप और एनवायरनमेंट को सेफ रखता है, आपके प्रोडक्ट को सेफ नहीं रखता। अब आप लोग इसमें क्या प्रोसेस कर सकते हैं? फिर कल्चर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? ये इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? वो इस तरह का काम ना कि उसमें कंटेमिनेशन का खतरा नहीं होता। जिस तरह कुछ इस तरह के केमिकल्स जिससे फ्यूम्स जनरेट होते हैं, अब वो फ्यूम्स आप पे लगते हैं तो खतरनाक हैं कि नहीं? आप पे खतरनाक हैं, उसको कंटेमिनेशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको हैंडल करते हैं तो अगर उनके फ्यूम्स डायरेक्ट आप पे लगते हैं तो आपके लिए खतरा है। अगर बाहर आते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है, ठीक है। तीसरा फॉर्मलिन हो गया, HCl के वेपर्स हो गए, बड़े खतरनाक होते हैं। तो अब इन वेपर्स को जो है हम इनको जब हैंडल करते हैं ना तो इस किस्म के हुड्स में करते हैं ताकि फ्यूम्स जो है वो आप पे और एनवायरनमेंट बाहर लैब पे ना पड़े, बल्कि वो फ्यूम से जो है हुड से पास होते हुए ना बाहर निकल जाए। इधर पाइप्स लगे होते हैं, ये इस तरह नहीं कि बाहर फिर रूम में आ जाएं, बाहर से रूम में नहीं आएंगे, इधर पाइप्स लगे होते हैं, बड़े बड़े कनेक्ट होते हैं। शायद आप लोगों ने फ्यूम हुड देखा होगा या नहीं? फ्यूम हुड नहीं देखा है, मोस्टली जो है वो एक्चुअली लैबोरेटरी जो है उधर फ्यूम हुड पड़ा होता है ना, उसमें इस तरह के वो ये होता है कि उधर जो है वो जो फ्यूम्स बनते हैं ना, वो फ्यूम्स बाहर नहीं आते बल्कि वो बाकायदा से फ्यूम्स जो है बाहर की तरफ एनवायरनमेंट की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है, तो आप पे डायरेक्ट नहीं पड़ते। तो इस तरह ये जो बायोसेफ्टी के 1 है ना, कैबिनेट 1, ये भी इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी समझ आ गई? अच्छा, लेवल 2 को देखें, अब इनकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, ये क्या क्या काम करता है? BCL 2 प्रोवाइड एसेप्टिक एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स। जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, कल्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हैंडलिंग पोटेंशियली हैजर्डस मटेरियल, जो इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं, हैजर्ड होते हैं, उनको हम हैंडल करने के लिए उसको यूज करते हैं। प्राइमेट ड्राइव्ड कल्चर्स जो हैं, वायरली इन्फेक्टेड कल्चर्स, जब वायरस को हम अगर हैंडल कर रहे हैं। रेडियो आइसोटोप्स, इनके लिए भी जो ये बायोसेफ्टी लेवल 2 कैबिनेट्स हैं, इसको यूज करते हैं। रेडियोसोप, इसमें फिर ये होता है ना, ये जो रेडियोसोटोप्स हैं ये इनके लिए इस तरह ना, अगर ये हुड है ना, इस तरह ये हुड तो वैसे ओपन होता है ना, फ्रंट हुड का इस तरह ओपन होता है, इधर एक
ग्लास लगा होता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन फिर फर्दर इसके अंदर ना, इसके अंदर एक सेकंड इस तरह का ग्लास लगा होता है। इधर आप काम कर रहे हैं ना, तो अगर रेडियो आइसोटोप्स है ना, तो वो एक हाथ आप इधर से इस तरफ लेके जाते हैं, इस तरह, तो इस तरह वो जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उसको अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो वो जो रेडिएशन है वो आप पे नहीं आती, बल्कि वो ये उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। बच्चे तो नहीं देख रहे जो ऑनलाइन है। आप लोग को ये नजर आ रहा है बोर्ड, जो ऑनलाइन बच्चे हैं? यस सर, क्लासेस लिखा हुआ है, स्क्रीन नजर आ रही है इसमें। चलो ग्रुप फिर मैं आप लोगों को शायद उसका वो भी दिखा देता हूँ ना। नो सर, कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ है? यस सर, जस्ट स्क्रीन शो हो रही सर। यस सर, ऑन है। अच्छा ठीक है। तो ये जो है इस तरह हमने ये बताया ना कि फॉर ये सारा जो हुड है ना, इनका ये जो फेस है ये ओपन होता है ना, और ये इस तरह हुड है तो ये फेस उनका ओपन होता है। इस तरह ये ग्लास प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास होता है वो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। अब इधर जो है जो ये लेवल 2 सेफ्टी कैबिनेट है ना, उसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है। क्या होता है? अब पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब होगा? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। अगर बाहर से अंदर जाएगा तो कंटेमिनेशन काज होगी, तो इस वजह से बाहर से अंदर नहीं जाएगा बल्कि अंदर से बाहर आएगा। अब अंदर से जो एयर आ रहा है वो ऊपर से फिल्टर होके आ रहा है। किस फिल्टर से? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, HEPA फिल्टर, जिसकी एफिशिएंसी 99.9% होती है। और इसका जो कोर साइज है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। नहीं, जब इससे फिल्टर होके आता है ना एयर जब आता है तो इससे फिल्टर होके आता है, मींस कि वो एयर जो है वो सेफ होता है, जर्म फ्री होता है, उसमें कोई स्पोर्स, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जो है वो उसमें नहीं होता, वो फिल्टर होके आता है। ठीक है। और अच्छा, इसमें फिर ये है ना, इसमें ये जो हमारे पास ये टाइप 2 पड़ा हुआ है, इसमें तो ये होता है कि हवा बाहर ही आ जाती है, लेकिन ये इसमें जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसमें देखिए ना, डबल जो है वो फिल्टरिंग सिस्टम होता है, डबल फिल्ट्रेशन होती है ना। इधर से जो एयर आता है वो भी अंदर फिल्टर होके आता है। अब इधर जो है वो क्या होता है कि जो एयर है वो सर्कुलेट करता है ना, सर्कुलेट करके ना वो इधर जो है पंप लगा होता है, तो इधर से और इधर से होके एयर, ये जो सर्कुलेटेड एयर है ये फर्दर बाहर उनको नहीं आने देती, क्योंकि अगर उसमें कोई बायोरोसोल्स हैं, इन्फेक्शियस हैं, तो इस तरह के जो है बायोरोसोल्स अगर बाहर आते हैं तो भी खतरनाक है। जिस तरह फॉर जो हम जो एयरबॉर्न पैथोजन है, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हैंडल कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल बायोरोसोल्स जनरेट हो रहे हैं, अगर वो बायोरोसोल्स आप पे आते हैं या बाहर आते हैं तो खतरनाक हैं। तो इस तरह के जो है सैंपल्स को फिर हम ये टाइप 2 में हैंडल करते हैं, टाइप 2 होड्स में ना। तो ये क्या करते हैं कि इधर जो एयर सर्कुलेट हो रहा है ना, वो इसी होड के अंदर से इधर से क्या करते हैं कि ये जो इधर इसके लिए पंप लगा होता है, इसको ये कलेक्ट करके एयर को दोबारा से जो है ऊपर लेके जाते हैं, और फर्दर भी एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए दोबारा से इधर से फिल्टर होता है, इधर से जो बाहर एयर जा रहा है, कि कहीं एनवायरनमेंट में भी न जाए, सेफ हो आपका एनवायरनमेंट ना। तो उसको जो है फिर डबल फिल्टर सिस्टम लगा होता है इसमें, उसको भी फिल्टर करते हैं और एयर बाहर की तरफ निकल जाता है।
फिर ये होता है कि इसको फिर टाइम टू टाइम हम इसके फिल्टर्स चेंज करते हैं। इसके फिल्टर्स जो है हम उसकी प्रॉपर सफाई वगैरह करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, उसका भी एक अपना तरीका होता है ना, मेथड होता है। तो ये डबल फिल्टर सिस्टम लगा होता है। और इधर से ना थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रेशर, इधर तक नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी बाहर की जो बाहर का जो एयर है वो इस तरफ इतना आता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि इधर से एयर बाहर न जाए। टोटली नेगेटिव प्रेशर नहीं होता, इधर तक नेगेटिव प्रेशर होता है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, एक मिनट आप लोगों को ये जो एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो है इधर तक नेगेटिव प्रेशर होता है। वो इस वजह से कि बाहर से जो एयर आ रहा है वो इधर से होके सर्कुलेट होकर ऊपर चला जाएगा। इधर तक पॉजिटिव प्रेशर होता है। पॉजिटिव प्रेशर का फायदा ये होता है कि नेगेटिव प्रेशर जो है मींस के बाहर से कोई एयर इनसाइड नहीं जा सकता, इधर तक आ सकता है। इधर तक इस वजह से इन्होंने नेगेटिव प्रेशर रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सैंपल इन्फेक्शियस है और कोई बायोरिसोर्स जनरेट हो रहे हैं तो वो बाहर ना आए, बल्कि वो इसी नेगेटिव प्रेशर के साथ दोबारा से रिसर्कुलेट हो जाए। ठीक है, अब इधर भी ये जो है, इधर भी उनके लिए अपने होते हैं, होल्स होते हैं, उसके थ्रू जो है ये फिर क्या करते हैं, इधर से कलेक्ट होता है और सर्कुलेट होके बाहर फिल्टर होके एयर जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये टाइप, अब ये जो क्लास 2 है ना, इसमें फिर काफी ज्यादा वेराइटीज हैं। A1 A2 क्लास 2B मुख्तलिफ किस्म के हुड्स हैं इसमें, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उनका सेम है। ठीक है, और एक जो है वो क्लास 3, ये लास्ट है। इन जो क्लास 3 है ना, इससे ऊपर वाला नहीं है, इससे ऊपर वाला नहीं है क्लास 3। ये बहुत ही इन्फेक्शियस। अच्छा, ये जो क्लास 3 है ना, इसमें अच्छा हमने क्लास 1 पढ़ा ना और क्लास 2 पढ़ा। ये जो क्लास 2 है ना, हम क्लास 2 में क्लास 1 में तो जो रिस्क ग्रुप 1 के जो पैथोजेंस थे, रिस्क ग्रुप 1, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो रेयरली हेल्दी इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करते हैं, रेयरली हेल्दी इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करते हैं रिस्क ग्रुप 1 वाले, और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिस्क ग्रुप 1 में तो हम रिस्क ग्रुप 1 को तो या रिस्क ग्रुप 2 को हम लेवल 1 तक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो या फिर उसमें यह है कि रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 3 जो हैं, रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 3, इसको फिर हम लेवल 2 पे करते हैं। लेवल 2 सेफ्टी कैबिनेट पे उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, अब जो लेवल 4 के रिस्क ग्रुप के पैथोजन हैं, रिस्क ग्रुप 4 में कौन से आते थे? रिस्क ग्रुप 4, इसमें वो पैथोजन आते हैं जिसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल। क्या नहीं है अवेलेबल? प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो लेवल 3 है, इनमें भी काफी कंटीजियस और इन्फेक्शियस पैथोजन, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वायरस, वायरल पैथोजेंस हो गए। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि इनके लिए या तो प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल हैं, जिस तरह वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, या उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनके लिए एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल अवेलेबल हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिस्क ग्रुप 4 है, इसमें वो पैथोजन है कि वो इन्फेक्शियस भी हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, इस तरह मर्बर्ग है, एबोला वायरस है। ठीक है, तो ये जो है फिर क्या करते हैं कि इनके लिए ना तो कोई वैक्सीन है और ना तो कोई ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है और ना तो कोई एंटीवायरल ड्रग्स है। तो ये रिस्क ग्रुप 4 में आते हैं। अब रिस्क ग्रुप 4 को हम हैंडल करते हैं क्लास 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट में। ठीक है,
इस वजह से ये अटेनेबल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी, पर्सन के लिए भी ना। अच्छा, और इसमें देखो कि इसमें जो ह्यूमन पैथोजन कुर्सीनोफिल 4 में वो उसको हैंडल करते हैं। अब इसका ये देखें कि सर स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा गुड, ठीक है ना। तो अभी आप लोग मुझे पहले क्यों नहीं कहते? सर स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है, इनके पास कोई इशू आ रहा है। वो व्हाइट बोर्ड शेयर है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर, मुझे नजर आ रहा है, आपने वो वाली स्लाइड खोली है जिसमें क्लास 3 की डायग्राम। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे टाइम पे क्या करें, देखो अब आप लोग मेरी। अच्छा, ये पीछे जो मैंने आप लोगों को बताया वो स्लाइड आप लोगों को नजर आ रहे थे? यस सर, नजर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सही, ठीक। अच्छा, ये जो अब क्लास 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट है ना, अब इसमें देखें कि हमने 1 और 2 को पढ़ा कि उनका जो फ्रंट था वो ओपन था। फ्रंट क्या था? ओपन था। लेकिन जो लेवल 3 है ना, उनका फ्रंट क्लोज होता है, यानी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। उसमें ये देखें, ये ग्लव्स हैं उनकी जो वो है ना, ये ग्लव्स, इसमें हम इस तरह हाथ दे देते हैं और अंदर ही काम कर देते हैं। ये एयर टाइट होता है, ठीक है, और अंदर काम करके ना, और इवन उसके साथ ये देखिए ना, ये इधर साइड पे ना ऑटोक्लेव भी होता है, साइड पे उनके ऑटोक्लेव भी होता है, डबल डोर ऑटोक्लेव। एक जगह से हम सैंपल को रख देते हैं, दूसरी जगह से निकाल देते हैं इसी तरफ से, और वो उनको उन चीजों को यूटिलाइज करके दोबारा से ऑटोक्लेव में अंदर से रख लेते हैं, ऑटोक्लेविंग के बाद उसको बाहर निकालते हैं। बहुत सेफ्टी रिक्वायर्ड होती है इधर। इसके लिए ना एक मूवी है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा स्ट्रैंड, बहुत जबरदस्त है। एक बनी थी 1971 या 72 में, और एक अभी 2005 में। लेकिन जो 1971 है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि 1971 में उन्होंने जो उधर बायोसेफ्टी के लिए लेवल 4 लैब्स को दिखाए हैं, वो अभी तक के तक नहीं है। मूवी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इवन वो जो काम कर रहे हैं मैकेनिकली कर रहे होते हैं, वो उसमें वो ये नहीं है कि ये मूवी है और ये आर्टिफिशियल ये चीजें नहीं होंगी, वो बहुत प्रैक्टिकल है। यानी जो प्रैक्टिकल काम करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे होते हैं। माइक्रोस्कोपी भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उस चीज के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी मैग्निफिकेशन, यानी बहुत वो आप उसको कह सकते हैं ना कि वो उसको क्या कहते हैं, वो साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन, उसमें साइंस फिक्शन कोई नहीं है। साइंस फिक्शन में तो झूठ होता है ना, वो रियल में नहीं होता। हाँ, नाम नहीं, ये इधर ही है। वो असल में इस तरह होता है कि एक पेंडेमिक आया होता है एक एरिया में, उधर सारे लोग मर गए होते हैं, तो ये साइंटिस्ट जाते हैं, साइंटिस्ट उधर उनको कॉल आ जाती है, पर्पल ये इंटेलिजेंस वाले आ जाते हैं ना, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनको वो कहते हैं कि इस तरह पेंडेमिक आया हुआ है, लेकिन सारे बंदे मर गए हैं, आप लोग जाएं उधर से सैंपल कलेक्ट करके लाएं और आइडेंटिफाई कर लें कि ये क्या है, इस तरह का पेंडेमिक से इधर आ जाए, ठीक है। तो फिर वो जाते हैं उधर, उनका अपना वो होता है पूरा अपने बॉडी को कवर करके ना, फिर उधर जो है वो कोई पहले से वो प्रोटेक्टिव जो गैस वगैरह उधर पहले वो फेंकते हैं, ताकि कोई अगर हवा में सस्पेंडेड कोई पैथोजन हो मर जाए ना। उसके बाद वो फिर जाते हैं उधर से सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं। लेकिन इतना वो जबरदस्त तरीके से वो होता है ना, वो जो वो काम दिखाते हैं प्रैक्टिकल, मीन्स के अब ये 71-72 की वो उन्होंने दिखाई हुई, लेकिन उनका वो बहुत अपडेट है। उस वक्त भी वो जब उनको आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज करके, और फर्दर जो है उसमें वो ये भी देखते हैं कि
उनको जो बायोकेमिस्ट के जो प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके थ्रू भी उनको करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनका ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जीनोम है या प्रोटीन है ये किस नेचर का जो है वो मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें ये भी वो उसमें दिखाते हैं। मुझे तो काफी वो उसमें अच्छा लगा था उसमें। और सबसे बेहतर बात ये कि जो लेवल 4 लैब है वो लेवल 4 लैब को यूज करते हैं, उस टाइम की जो लेवल 4 लैब है, ठीक है। तो अब ये जो अच्छा, तो इसमें हम रिस्क ग्रुप 4 के पैथोजन को हैंडल करते हैं। इसकी समझ तो आ गई ना, मुश्किल तो नहीं है ना ये। इसमें ये देखिए ना कि एयर ये कंप्लीटली क्लोज होता है, एयर सर्कुलेट करके बाहर ही निकल जाता है, ठीक है। इधर से सामने से फ्रंट से बिल्कुल क्लोज होता है और सिर्फ जो है इधर ग्लव्स लगे होते हैं और उस ग्लव्स में जो है हम जो है हाथ डाल के क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये हाईली इन्फेक्शियस मटेरियल को हम फिर इस तरह के बायोसेफ्टी लेवल 3 में कैबिनेट्स में उसको डील करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा काफी है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ये देखें कि जो एयर फ्लो है, अब जो हमारे लैब में जो हुड है इसमें जो एयर फ्लो है वो किस तरह है, ऊपर से आता है कि डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली आता है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल है, यानी आप वो जो HEPA फिल्टर लगा होता है बिल्कुल फ्रंट पे लगा होता है, तो एयर जो है वो हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल, अब आप लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप लोगों ने कसम कही है कि नहीं हमने कुछ नहीं सुनना। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो आप लोग जो नीचे काम कर रहे हैं स्टूडेंट ना, उनसे मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि वो एयर जो है वो हॉरिजॉन्टली आता है कि नहीं वर्टिकली आता है? हॉरिजॉन्टल है, सामने से फ्रंट से आता है। तो इसमें ये 2 टाइप्स है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन हॉरिजॉन्टल की बनिस्बत पर जो वर्टिकल है ये ज्यादा से वर्टिकल वो, क्योंकि वो एयर आप पे डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो ऊपर से फिल्टर होके आ रहा है ना। तो बाज़ औक़ात बायोरोसोल जो जनरेट होते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एयर है ना ये बायोरोसोल डायरेक्ट बाहर लेके आते हैं, लेकिन जो वर्टिकल है वो आप पे डायरेक्ट उसको वो पढ़ने नहीं देते ना, ऊपर से एयर फिल्टर होके आता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंसेप्ट है।